हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं हम क्विक रिवीजन। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, सेमेस्टर फर्स्ट के आपके एग्जाम आने वाले हैं और कैसे तो वीडियोस इसमें हैं चैनल पर, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको जो नए बच्चे जिनका पहली बार सेमेस्टर सिस्टम दे रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है कि उनको मैं एक क्विक रिवीजन करा दूं। ठीक है, और वो क्विक रिवीजन हमने आज स्टार्ट किया है। ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर जी आप अब स्टार्ट कर रहे हो तो हमारा रिवीजन कैसे होगा। आप डेली वीडियोस देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूं। मैं आपको प्रॉपरली एक एक क्वेश्चंस बताऊंगा करने के लिए कैसे आप करना है, क्योंकि बच्चों इस बार जो है ना आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें कुछ नई चीजें भी हैं। मैंने जैसे पहले बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो आपको दिया भी था। नई चीजें इस प्रकार से हैं कि आपका इसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी है। ठीक है, आपको ग्रेड मिलेगा। आपको इसमें जो परसेंटेज है वो खुद अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस लेवल के नंबर मिले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिवीजन फर्स्ट सेकंड वगैरह डिवाइड किया जाएगा, आपको ग्रेड के सिस्टम दिए जाएंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, तो बच्चों आज आपके इसमें सिर्फ एक ही पेपर है और उस पेपर में पहला है ग्राफ थ्योरी और दूसरा है आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स या ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, यानी कि ये आपका फोर्थ यूनिट है। ठीक है, आपकी ये फोर्थ यूनिट है और उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि इसमें आपको काफी कुछ मैं समझाने वाला हूं। जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स जो हम पढ़ रहे हैं ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे नॉर्मल बीएससी बीएड वाले हैं या आर कॉलेज जिसे हम कहते हैं कि जिनके सब सिस्टम पहले से चल रहे हैं। अगर मैं सिर्फ हमारे अलवर की बात करूं तो ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी जहां जहां लगती है जिसमें ये टॉपिक क्लियर मतलब है इंक्लूड, वो यहाँ पे इसको पढ़ सकता है। ऑपरेशन रिसर्च के नाम से भी ये टॉपिक है। ये टॉपिक एमबीए वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको आपने शायद 12th क्लास में ही पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। इसमें आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है। ठीक है, दो समीकरण दी जाती है और ग्राफ के द्वारा आपको इसमें एक ऐसा क्षेत्र निकालना होता है जिसका कहते हैं बाउंडेड एरिया, जिसका हमें पता चल जाए, पॉइंट्स निकल के आ जाए और हम इसमें वैल्यूज निकाल लें। ठीक है, तो वो काम पुराना है, मतलब उसके आगे का काम यहाँ पर है जो एलपीपी है, जो कोर्स आपका फर्स्ट ईयर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा क्या करना है हमारे को। हमारे पास माना कोई भी रेखीय प्रोग्राम समस्या इस प्रकार है। कैसी समस्या होती है रेखीय प्रोग्राम समस्या, देखो इसमें इष्टतम करो। इष्टतम का मतलब होता है मैक्सिमाइज करना। ठीक है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर जी ये मिनिमम या मैक्सिमाइज करना, ये इष्टतम दोनों कैसे हो सकता है। सोचिए, ध्यान से सोचिए। इष्टतम, इष्टतम का मतलब होता है अधिकतम, लेकिन ये हमें गलत बताया जाता है। इष्टतम का मतलब है कि किसी भी काम को अधिकतम सीमा तक करना है, मतलब मैक्स होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हम गहराई में जा रहे हैं तो हम समुद्र की गहराई तक पहुंच जाए, तो वो भी क्या है, हमारी मैक्सिमम है कि हमने सबसे अधिक मतलब बेस्ट लेवल तक का काम कर लिया। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इष्टतम का मतलब ये समझिए हमेशा हिंदी मीडियम वाले बच्चों कि वो मैक्सिमाइज ही होना चाहिए, वो मिनिमम नहीं हो सकता। मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। मतलब जो भी आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो आपने सवाल किए हो, आपके लागत है, आप तो किसी क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपको लागत निकालनी है, लागत क्या होगी किसी भी चीज में। लागत, हम काम कर रहे हैं, पेन बना रहे हैं, मार्कर बना रहे हैं, तो उसमें लागत क्या हो सकती है, लागत होनी चाहिए सबसे कम से कम। और प्रॉफिट की बात करें तो ज्यादा होना चाहिए। तो लागत सबसे कम निकालनी है, वो भी क्या है, मैक्सिमम चीज है कि सबसे कम लागत में हम काम कर पा रहे हैं। और प्रॉफिट सबसे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो वही चीज हम आपको समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर जो जेड है आपका, वो किस प्रकार से लिखा जा रहा है, c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट डॉट cn xn, a11 x1 a12 x2 a1n xn। अब यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहा है
वो लेस देन का है, इक्वल टू का, और इक्वल टू का भी है और ग्रेटर देन का भी है। तीनों साइन इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इन तीनों में से आपके पास कोई सा भी साइन मिल सकता है। ठीक है, आपको इनमें से कोई सा साइन मिल सकता है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर समीकरण में, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबंध कहते हैं, हर प्रतिबंध के जो समीकरण बनी हुई है उनमें आपको सेम साइन मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपके सामने ये a11x1, ये a12x2, a1n xn, इस प्रकार से आपके सामने सभी कुछ मैंने लिख दिया है। और ये आपको प्रतिबंध दिए जाएंगे, इसमें समीकरण एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है समीकरण। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि सभी x1 x2 xi, यहां पे देखो लिखा हुआ है सभी x जो है वो कैसे होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, यानी कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सभी यहां पर क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज देखिए ध्यान से। और C जो इस एक सेट बनाया हमने C, इसे हम C1 C2 Cn कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूल्य सदिश। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, मूल्य सदिश कहते हैं। अब एक बात अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये चर जो आपके सामने है, ये चर राशियां हैं, ये x1 x2 xn सब क्या है, चर ही तो है। अब मेरे पास मान लो, मैं आपको लिखने जा रहा हूं, बता देता हूं कि मेरे पास मान लो, मैं आप इसमें नोट कर लेना। ठीक है, क्या है कि आपके पास इस प्रकार से है, जो समीकरण दे रखी है उसमें साइन मान लो इस प्रकार से दे दिया है कि हम क्या कहते हैं कि सॉल्व करने के लिए हम इक्वल का साइन चाहिए, समीकरण चाहिए हमारे को। ठीक है, तो मान लो समीकरण में हमारे पास मैं और एक नॉर्मली सवाल ले लेता हूं। ठीक है, इस तरह से भी नहीं लेता, मान लो मेरे पास a1 का मान 2x प्लस 3y, ठीक है, या 2x1 प्लस 3x2 और प्लस 5x3, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा है मान लो। ठीक है, और एक में दे रखा है 6x1 प्लस 4x3 माइनस 3x2 सॉरी 3x2 x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माला से दे रखा है। ठीक है, तो इन समीकरणों को, ये प्रतिबंध दे रखे हैं, इन समीकरणों को हमें मतलब इन प्रतिबंधों को समीकरण में बदलना है। इन प्रतिबंधों को हमें क्या करना है, समीकरण में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ये बात का ध्यान रखिए। इसको बदलने के लिए हमें पास दो चीज होती है, इसे हम कहते हैं न्यूनता पूरक चर, न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए न्यूनता पूरक का मतलब होता है स्लैक वेरिएबल, और आधिक्य पूरक चर का मतलब होता है सरप्लस वेरिएबल। ठीक है भाई, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा क्या रहे हैं। तो यहां पे हमें स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल दोनों को पढ़ना है। ये आपके पास एक नंबर का सवाल पूछा जाएगा छोटे क्वेश्चन में कि न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर क्या होते हैं। ये मैं आपको कहता हूं कि ये चीज जो पढ़ा रहा हूं वो कैसा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या होते हैं चर, इनके हम न्यूनता पूरक, जो साफ साफ दे रखा है, समझा के पढ़ा रहा हूं मैं आपको, न्यूनता पूरक जो कमी को पूरा करते हैं, न्यून माने कमी को पूरा करने वाले। अब देखो ना, यहाँ पे ये चीज क्या है, कम है, और ये चीज ज्यादा है, तो इसमें मैं कुछ जोड़ूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा, आ जाएगा ना, बात समझ आ रही है। तो मैं इसमें जो जोड़ूंगा, मतलब 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 प्लस x4 जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, x5 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये मैं इसमें कुछ जोड़ दिया, जब कुछ जोड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, न्यूनता पूरक चर यानी कि स्लैक वेरिएबल। और इसमें देखो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वाली कम है, बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से कुछ वैल्यू घटा दूंगा, माइनस करूंगा ना, माइनस कर तो यहाँ पे x4 हो गया। मान लो दोनों एक ही सवाल के हैं, तो यहाँ पर x4 मैंने लिख दिया है, मैं वहां पे क्या लिखूंगा, x5 लिखूंगा। ठीक है, तब क्या आएगा, इक्वल टू 4 आएगा।
और अगर अलग से सवाल तो आप ले सकते हो, आएगा तो एक ही सवाल में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप x को यहाँ पे यूज कर लिया है तो अगले समीकरण में आप x5 यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उसको इरेज कर देता हूँ, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्या करना है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़े, एक तो हमने पढ़ा न्यूनता पूरक चर है ना, और एक हो गया हमारा आधिक्य पूरक चर। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या क्या है। ऐसे साफ सी बात तो पता चल रही है हमारे को क्या क्या है इसकी डेफिनेशन, है ना। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक तो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, और बाकी इसकी डेफिनेशन क्या है कि न्यूनतम पूरक चर हो या आधिक्य पूरक चर हो, ऐसी चर राशियां जो असमीकाओं को समीकरण में बदलती हैं। ठीक है, ऐसी चर राशियां जो असमीकाओं को समीकरण में बदलती हैं उसको न्यूनता पूरक या आधिक्य पूरक चर कहते हैं। क्लियर? न्यूनता पूरक जो कभी को पूरा करती है, यानी कि इसमें साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, इसमें जोड़ेंगे ठीक है तो इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा साइन हो यानी कि ये ज्यादा हो, इसमें से कुछ घटाएंगे तो फिर बराबर हो जाएगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो देखो समस्या का उद्देश्य फलन, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में लिखते हैं C11 x1 C2 x2, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और निरंतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त, यानी कि जो नीचे सबसे हम दे रखे हैं A11 x1 A12 x2, इससे जो समीकरण दे रखा है हमारे को, ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास लास्ट में जो x1 x2 ये सब क्या होते हैं, इसके अलावा भाई x1 x2 क्या हो, 0 से बड़े हो। ठीक है, ये चीज तो हम पास ऐसे में रूप में हो जाए, लेकिन इसके अलावा सभी जो प्रतिबंध आ रहे हैं वो कैसे हो, समीकरण के रूप में होने चाहिए। ठीक है, आवश्यकता सदिश के सभी घटक क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, यानी कि C11 C12 के सभी जो घटक है ना कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म किस प्रकार से लिखते हैं ना। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा हमें क्या करना है, इस थ्योरम को हमें इस क्वेश्चन को हमें मानक रूप में लिखना है ना, मानक रूप में लिखिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमारा। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो फॉर्मेशन है हमें इक्वल टू लेस देन साइन बनाना है। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या कि ऊपर तो क्या है भाई मैक्सिमम जेड है, तो ये तो हमारे पास ठीक है कि मैक्सिमम जेड होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रतिबंध जो है हमारे पास, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक प्रतिबंध बोलते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, मैं अभी आपको बता रहा था, ऋणात्मक प्रतिबंध। ठीक है, ये होता है हमारे पास, क्लियर, ये होता है हमारे पास ऋणात्मक प्रतिबंध। तो हमारे पास जो देखने वाली बात है वो ये चीज है कि लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसको हमें चेंज करना है, लेकिन अभी यहाँ पर एक वो है माइनस का साइन है, इसको मैं कर देता हूँ, -1 से गुणा करके माइनस के 4x2, और साइन जो है उल्टा हो जाता है माइनस से गुणा करने के बाद, और प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, नीचे तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि नीचे तो मेरे को पास ऑलरेडी क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है, तो हमको तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो हम हमें क्या करना है, अब हमें स्लैक वेरिएबल, स्लैक यानी कि न्यूनतम पूरक चर, न्यूनतम पूरक व आधिक्य पूरक चर जोड़ने हैं ना, दोनों जोड़ने हैं हमारे को, चर जोड़ने पर। तो भाई यहां पर आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हमारे पास देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसमें क्या जुड़ेगा, स्लैक में यानी कि न्यूनतम पूरक चर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 है, तो x3 आ जाएगा, 2x2 प्लस x3
इक्वल टू 6, ठीक है। x1 माइनस 4x2, यहाँ पे इधर का साइन बड़ा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस करेंगे x4, x नहीं ले सकते दोबारा, x ले चुके हैं, दोबारा x नहीं लेंगे, है ना। इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, x दोबारा नहीं लेंगे। और नीचे वाला तो है ऑलरेडी कैसा बना हुआ है, इक्वल टू का साइन है, तो उसमें तो कुछ जोड़ने की जरूरत है नहीं। और बाकी आप क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पर ऊपर x4 नहीं जोड़ सकते कि नीचे x4 आ रहा है, तो यहाँ कर देंगे 0x4, ठीक है। नीचे कर देंगे 0x3, और यहां हम कर सकते हैं 0x3 प्लस 0x4, 0 जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। 0 जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे 0 जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो अब देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन गया कि इक्वल का साइन होना चाहिए और ऊपर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको साइन इधर का हो तो माइनस करना है, उधर का हो तो प्लस करना है, x3 प्लस कर दिया, ये चीज हमने अपनी तरफ से जोड़ी है, ठीक है। तो ये x3 तो क्या हो गया स्लैक वेरिएबल, और x4 क्या हो गया सरप्लस वेरिएबल, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस, ठीक है। और इतना आपको समझ में आया होगा, अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर लाइक जब करेंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको कुछ अच्छा लग रहा है। कंटिन्यू रखूंगा मैं इसको, आप एक एग्जाम तक बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीज। तो ये आपने क्या करना है, मतलब फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए ना, इक्वल का साइन बने, इसलिए हमने कुछ जोड़ा है और कुछ घटाया है, ठीक है। नीचे वाले में कुछ नहीं किया, ये 0 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।